हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिस पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, उसको हम लोग आज समझते हैं। मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने दोनों ही पढ़ा था। दोनों में हमने समझा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब अपने मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपने देखा था, वहां था टेस्टिस, ठीक है। और जब फीमेल में अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा था, वहां पे थी ओवरीज, ठीक है, ओवरीज। टेस्टिस से स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, मेल गैमीट। उसी तरीके से ओवरीज से ओवा बनती है जो कि है फीमेल गैमीट। So the process of formation of male gamete or the female gamete, this process is termed as gametogenesis. इस process को हम gametogenesis कहते हैं। तो gametes का formation होना, ठीक है। तो gameto में ये this gameto means gamete and genesis means formation. तो gametes का formation is termed as gametogenesis, ठीक है। अब gametogenesis में आपको पता है कि gametogenesis जो है वो दो टाइप्स का होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। आज हम लोग इसका एक टाइप पढ़ेंगे और कल हम लोग इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो सेकंड इसका है टाइप दैट इज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन मेल एंड ओजेनेसिस अकर्स इन फीमेल, ठीक है। अब उसके बाद गैमेटोजेनेसिस जो है वो आपके 3 फेजेस में होते हैं, ठीक है। चाहे आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर लीजिए, चाहे आप ओजेनेसिस की बात कर लीजिए, ये 3 फेजेस में होते हैं। तो वो 3 फेजेस कौन से हैं? अगर हम फेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो इसके 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है इसका मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड फेज इज द ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज है ग्रोथ फेज एंड द थर्ड फेज इज मैचुरेशन फेज। थर्ड फेज क्या है? मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज वो है जिस टाइम पे माइटोसिस होती है और सिंपल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। ग्रोथ फेज वो है जिस टाइम पे वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को करने के लिए एक सेल बन जाएगा, दैट इज द ग्रोथ वन। बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में जो भी सेल्स बन जाती हैं उनका ग्रोथ होता है इन ग्रोथ फेज। और उसके बाद मैचुरेशन फेज में यहाँ पे मियोटिक डिविजन होते हैं। मियोटिक डिविजन में आपको पता है कि जो मियोटिक डिविजन है वो 2 टाइप्स में होते हैं, यानी कि उसमें 2 पार्ट होते हैं। तो जो मियोसिस 1 है दैट इज द रिडक्शनल फेज, और जो मियोसिस 2 है दैट इज इक्वल टू द इक्वेशनल डिविजन, यानी कि उसमें जैसा भी हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल मैचुरेशन में आपके मियोटिक डिविजन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि साइट ऑफ अकरेंस, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस, हम आज पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो होती कहाँ एग्जैक्टली? तो हमने जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? जो आपका टेस्टिस है उसके अंदर, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर आपके स्पर्म्स के फॉर्मेशन होते हैं ना। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें 2 टाइप्स के हमको सेल मिले थे। एक तो था जर्मिनल एपिथेलियम एंड द सेकंड वन इज सर्टोलाई सेल, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम जो है वही आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है, और जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो बेसिकली वो नर्चर या नरिशमेंट का काम करती है, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथेलियम को ही हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डिप्लॉइड होता है। बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सब डिप्लॉइड फेज में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन, मियोटिक डिविजन्स होते हैं एंड देन वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि फ्यूचर में फिर से उसको एक दूसरे हैप्लॉइड के साथ मैचअप करना है एंड डिप्लॉइड बनाना है, दैट इज द जाइगोट वन, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिप्लॉइड फेज में है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पे जो सर्टोलाइज सेल्स है उसके बहुत सारे रोल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि सर्टोलाइज सेल्स को आप सस्टेंटेकुलर सेल्स या नर्स सेल भी कहते हो, जो एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी है, इनहिबिन को भी रिलीज करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है। ये सारे बहुत डिफरेंट फंक्शंस थे इसके। और उसके साथ यहाँ पे लीडिंग सेल है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन दैट इज द एंड्रोजन
उसको ये सिक्रीट करते हैं। और यही जो एंड्रोजन है ये इस सेल के अंदर जाते हैं और सेल के अंदर जाके जैसे वो सेल के अंदर जाते हैं सर्टुलाइज सेल्स उसको बाइंड कर लेते हैं और बाइंड करके जो आपके स्पर्म्स इसमें बने हैं तो उसको मैच्योर होने के लिए ये एंड्रोजन्स की जरूरत पड़ती है, दिस टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। तो वही टेस्टोस्टेरोन को ये बाइंड कर लेते हैं सर्टुलाइज सेल्स और स्पर्म्स जैसे उसके हेड इस सर्टुलाइज सेल के अंदर एम्बेडेड करते हैं वो सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन उन स्पर्म्स को देते हैं और उनमें मैच्योरेशन आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली साइट ऑफ अकरेंस क्या है, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपने देखा कि इसमें जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसी को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दीज आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। कैसी सेल्स हैं ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या जो ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन है ये होता कब है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। जैसे फीमेल्स में तो वो स्टार्टिंग से बेबी के बर्थ से पहले से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, एग्स का फॉर्मेशन ये सब। लेकिन मेल में प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हिट करती है अप्रोक्सीमेटली 11 to 13 ईयर्स मेल्स में, जब प्यूबर्टी हिट करेगा उसके बाद ही ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये सब जो है जर्मिनल एपिथेलियम ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एज यू ऑल नो कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीजें तभी ही बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्टुलाइज सेल्स है बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा जर्मिनल एपिथेलियम से ये मैच्योर होकर क्या बनाएगा, स्पर्म। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्म जो है अपने हेड को इसके अंदर यानी कि सर्टुलाइज सेल्स के अंदर दे एम्बेड देयर हेड। तो वहां पे जैसे वो हेड को इसके अंदर एम्बेडेड करेंगे टेस्टोस्टेरोन उसको मिल जाएगा, जो एंड्रोजन को बाइंड करके रखा है सर्टुलाइज सेल्स ने उसको मिल जाएगा और उसके बाद ये स्पर्म्स जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is called as spermiation। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये प्रोसेस होता क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पता है कि जो सबसे पहला सेल है यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम है वहीं पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो जो सबसे पहली सेल्स है हमारी दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया का जो फ्लूइडी लेवल दैट इज डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन के बाद ये खूब सारे इस तरीके की सेल्स बनाएंगी। ठीक है, इस तरीके से खूब सारे इनके सेल्स बनेंगे। तो ये अभी कौन से फेज में चल रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फेज में चल रहे हैं। इस तरीके से इनके खूब सारे सेल डिविजन्स होंगे और ये यहाँ भी ये माइटोटिक डिवीजन ही चल रहा है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, और ये पूरा का पूरा फेज जो है ये डिप्लॉइड कंडीशन में ही है अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है वो ये जो सेकेंड फेज है इस टाइम पे ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाया इसने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी आपके डिप्लॉइड ही होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होंगे। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को देखिए, यहाँ पे भी डिविजन्स होंगे अगेन, लेकिन यहाँ पे माइटोटिक डिविजन्स ना होके यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोटिक फर्स्ट जब डिवीजन होगा, आपको पता है कि मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली ये जो आपका डिप्लॉइड है ये डिप्लॉइड है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब डिवीजन हुआ दैट बिकम्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लॉइड हो जाएगा क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो गया है। पहला वाला फेज जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, तो 2n से n की तरफ रास्ता बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके बाद दोबारा से मियोटिक सेकेंड होगा, यानी कि मियोसिस सेकेंड। अब ये जो मियोसिस सेकेंड है दैट इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन। तो आप कह सकते हो दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन।
दिस इज नॉट माइटोसिस, लेकिन मियोसिस सेकेंड जो है वो माइटोसिस के बराबर ही होता है। तो इक्वेशनल डिवीजन यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका बन जाएगा स्पर्मेटिड। ये जो आपके बनेंगे दो, दैट इज स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, ठीक है। और ये जो स्पर्मेटिड होगा, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, तो ये जो स्पर्मेटिड होगा ये भी आपका हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। और इस स्पर्मेटिड में यहाँ पे ये जो स्पर्मेटिड है इसमें डिफरेंशिएशंस होंगे। क्या होगा? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे ये स्पर्मेटिड विल कन्वर्ट इनटू स्पर्म्स, स्पर्म्स, और स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फेज यानी कि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ तक के फेज को आप क्या कहते हो? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक के फेज को आप कहते हो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जेनेसिस यानी कि कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म के जो सेल्स है ना उनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। लेकिन आफ्टर स्पर्मेटिड, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज की जेनेसिस नहीं हो रही है, कोई फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन को आप कह रहे हो स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो रहा है यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो यानी कि जो आपका पहला फेज है, जिस टाइम पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि सिर्फ माइटोटिक डिविजन हो रहे हैं, तो इसको आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। उसके बाद का जो सेकेंड फेज है, जब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, यहाँ पे आप कहोगे ग्रोथ फेज। ये कौन सा फेज होगा? ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज के बाद जो थर्ड फेज होगा दैट इज द मैचुरेशन फेज, ठीक है। जो लास्ट फेज होगा वो आपका मैचुरेशन फेज होगा, लास्ट, ये आपका मैचुरेशन फेज है। तो मैचुरेशन फेज में आपके टोटल मियोटिक 1 और मियोटिक 2 होगा, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है सिर्फ इतना वाला हिस्सा आप कह सकते हो, दैट इज द ग्रोथ फेज। इसके बाद यहां से लेके ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है वो आपका मैचुरेशन फेज में आएगा। दैट इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज स्पर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसका सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में जो हमने देखा कि इसमें जो बाहर का एक पूरा का पूरा मेम्ब्रेन जो कवर करके रखा है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने ये येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझते हैं कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे स्पर्म को जो आप ऐसे ऊपर से देखोगे आपको 4 चीजें दिखेंगी, हेड, देन नेक, देन मिडल पीस, और मिडल पीस के बाद लास्ट आपका बनेगा दैट इज टेल, ठीक है। ये 4 स्टेप्स होंगे। तो जो ऊपर से ये वाला पोर्शन है दिस इज द हेड पोर्शन, इसके बाद ये जो बीच वाला फेज है दिस इज द नेक पोर्शन, दिस होल पीस इज मिडल पीस, और जो लास्ट वाला है ये पूरा पार्ट आपका ये कहलाएगा टेल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज है, जब आप हेड पोर्शन देखेंगे यहाँ पे ये जो ऊपर येलो वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एक्रोजोम, और एक्रोजोम जो है वो गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। किसका? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाता है, और लाइसोसोम बना रहा है, तो यहाँ पे ये एक्रोजोम जो है बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो यानी कि जो एक्रोजोम है, अभी मैंने क्या बताया कि एक्रोजोम के अंदर कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में होता है? ये होता है लाइसोसोम में, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से इसको हम कहने लगते हैं स्पर्म लाइसिन, ठीक है, स्पर्म लाइसिन। ये जो स्पर्म लाइसिन है वो बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन के लिए, इसको आप पढ़ते हो, ओवा का जो मेम्ब्रेन है उसको फर्टिलाइज करने के लिए, यानी कि ओवा के मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए, ब्रेक करने के लिए वी नीड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि एक्रोजोम में होता है। गोल्जी बॉडी आपका लाइसोसोम बनाता है, और इसी वजह से इसके अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं दैट इज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो सबसे ऊपर आपका आ गया एक्रोजोम। एक्रोजोम के बाद आपको जो सेकेंड में ये ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही आपका क्रोमोसोम मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मटेरियल भी प्रेजेंट होगा,
ठीक है। अब उसके बाद आपको ये नेक पोर्शन दिख रहा है। नेक पोर्शन में 2 टाइप के सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो पहला वाला सेंट्रियोल है दैट इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसको हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का अभी कोई काम नहीं है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट, उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। लेकिन जो सेकेंड इसमें आपको सेंट्रियोल दिख रहा है दैट इज द डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये आपको जो पूरी ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये पूरी लाइन जो टेल तक कवर कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट। इस एक्सियल फिलामेंट को बनाने का काम ये डिस्टल सेंट्रियोल का है, ठीक है। तो डिस्टल सेंट्रियोल ये एक्सियल फिलामेंट बनाती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बाद में जाके ये पूरा बनता है फ्लैजुलर शीथ, फ्लैजुलर शीथ, ठीक। अब ये जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में आपको इस तरीके से छोटे छोटे आपको स्पाइरली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। अप्रोक्सीमेटली 25 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्विमिंग में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी जो है अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 24 से 48 आवर्स तक ही वो एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। यानी कि अगर जैसे वो फीमेल ट्रैक्ट में गया ये स्पर्म, तो 24 से 48 आवर्स के दौरान अगर ओवा से मीटिंग हो जाती है एंड वो उसको लाइज कर देता है, यानी कि उसको डिजनरेट कर देता है और फर्टिलाइजेशन कर देता है, तब तक तो ओके, अदरवाइज स्पर्म डाइज, ठीक है। तो 24 से 48 आवर्स तक ही जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता रहेगा। उसके बाद इसकी एनर्जी खत्म एंड द स्पर्म विल डाई, ठीक है। लास्ट जो पोर्शन है वो टेल है एंड टेल इज फॉर द मूवमेंट, टेल इज फॉर द स्विमिंग मूवमेंट। बेसिकली वो उसी टेल की वजह से ही वो आगे, उस टेल की वजह से एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, उन दोनों की वजह से जो है ये स्पर्म जो है वो मूव कर पाता है फ्रॉम द वेजाइनल पार्ट टू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म को आप एक और नाम से जानते हैं दैट इज स्पर्मेटोजोआ। क्या है? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ के बाद आपको कुछ फैक्ट्स जानने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन अगर मैं देखूं कि जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल स्पर्मेटोसाइट। इस एक स्पर्मेटोसाइट से अगर हम देखें, हाँ, इस एक स्पर्मेटोसाइट से, यानी कि जो ये एक स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने स्पर्म्स बनेंगे? तो देखिए, एक स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पे आपके 2 सेल्स बने और ये एक सेल जो है आपके दो स्पर्म्स बना रहे हैं। तो यानी कि ये वाला जो है ये भी 2 स्पर्म्स बनाएंगे, यानी कि एक स्पर्मेटोसाइट से आपके 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सिर्फ यहाँ पे आपको 2 ही स्पर्म दिख रहे हैं, तो टोटल 2 स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है, ये चीज। और उसके बाद अगर प्लॉइडी लेवल की बात करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल है 2n, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका प्लॉइडी लेवल जो है, क्योंकि बीच में मियोटिक 1 डिवीजन आया है, तो यहाँ पे इसका प्लॉइडी लेवल हो जाएगा n और इसके बाद n ही चलता रहेगा टिल द स्पर्म्स, ठीक है। तो फैक्ट यही चीज है कि एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इन वन ejaculation ऑफ सीमेन का अगर एक बार एजैकुलेशन होता है तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली कितना रिलीज होता है? 2.5 to 3 ml। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 3 ml। तो यानी कि बेसिकली अब ये जो 3 ml है, यानी कि इसमें कितना मिलियन स्पर्म्स निकल रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं, मिलियन स्पर्म्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। यानी कि एक एजैकुलेशन, एक बार जब सीमेन का एजैकुलेशन होता है तो 3 ml सीमेन का एजैकुलेशन होता है और उस 3 ml में अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये मैं नॉर्मल फर्टिलिटी रेट बता रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो नॉर्मल फर्टिलिटी रेट में आप मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीलीटर ऑफ सीमेन में लगभग 100 मिलियन स्पर्म्स हैं, ठीक है। कितने? 100 मिलियन स्पर्म्स।
ये एक नॉर्मल फर्टिलिटी रेट है। और ये जो 100 मिलियन स्पर्म्स हैं, इसमें लगभग 60% जो स्पर्म्स होते हैं उनका नॉर्मल शेप होना चाहिए, नॉर्मल शेप होता है, ठीक है, नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, ठीक है। और जो 40% होते हैं, 40% उसमें बहुत ही वाइगरस मोटिलिटी होती है, बहुत ही वाइगरस मोटिलिटी होती है, ठीक है। तो यानी कि वो स्पर्म्स जिनका शेप एंड साइज भी नॉर्मल है और जिसमें वाइगरस मोटिलिटी होती है, दे विल बी एबल टू फर्टिलाइज द ओवा, ठीक है। तो वो स्पर्म्स की मैं बात करूँ। अब नॉर्मली किसी किसी में स्पर्म्स यानी कि सीमेन में इतने स्पर्म्स नहीं होते, ठीक है, तो हम कहते हैं लो स्पर्म काउंट। तो लो स्पर्म काउंट हम किसको कह सकते हैं, कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? तो पहली बात, इस टर्म को कहते हैं हम ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया उनको कहते हैं जिनका स्पर्म काउंट कितना होता है, लो स्पर्म काउंट। तो लगभग हम मान के चलते हैं 1 ml ऑफ सीमेन में अगर वो 20 मिलियन स्पर्म्स से अगर कम बना रहे हैं, ठीक है, 20 मिलियन स्पर्म से अगर कम बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है उनमें स्पर्म काउंट कम है। यानी कि एक तो उनमें स्पर्म काउंट भी कम होगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली स्पर्म काउंट कम होगा तो ये जो रेट है, ठीक है, ये जो चांस इवेंट है यानी कि 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज या फिर वाइगरस मोटिलिटी, इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सीमेन का या फर्टिलाइजेशन होना, दैट इज अ चांस इवेंट। तो पहली चीज तो वो चांस इवेंट होता है, और उसके साथ साथ अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो उसमें और भी फर्टिलाइजेशन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग समझते हैं हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो जब प्यूबर्टी होता है उस टाइम पे जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और ये दोनों में ही रिलीज करेगा, ठीक है, चाहे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दोनों में रिलीज करेगा। और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से रिलीज होगा, ये एक्टिवेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी आपको पता है कि ये 2 हॉर्मोन्स रिलीज करती है। द फर्स्ट वन इज FSH, क्या इसका नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड द सेकेंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 टाइप के हार्मोन बनाती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टुलाइज सेल्स को यानी कि सर्टुलाइज सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। किस लिए एक्टिवेट करेंगे, ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस करे, ठीक है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस को प्रोसीड करे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करे इसलिए सर्टिलाइज सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसको हम ICSH भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके लीडिक सेल्स होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो जिसको एक्टिवेट करता है दैट इज द लीडिक सेल। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ओके कोई बात नहीं। तो लीडिक सेल है, तो यहाँ पे लीडिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। क्या है, लीडिक सेल, और लीडिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इसीलिए यहाँ पे ये दूसरा नाम है इसका, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। चाहे आप इंटरस्टिशियल सेल कहे चाहे आप लीडिक सेल कहे, इन दोनों को एक्टिवेट करते हैं। एंड ये दोनों ही सेल्स जो क्या बनाते हैं, ये एंड्रोजन बनाते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन। क्या है ये, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या है, इट्स अ स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करेगा, और इन रिटर्न ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि मेल में बियर्ड या फिर मुस्टैच, ये सब चीजों का आना, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी एक्टिवेट करता है, और यानी कि वो भी उस चीज को भी हेल्प करता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करता है। लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया या बॉडी में बहुत टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो उसको रोकना भी जरूरी है,
यानी कि हम यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं जिसमें पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है और नेगेटिव कंट्रोल भी। तो यहाँ पे ना ये सारी चीजें पॉजिटिव कंट्रोल में हो रही है। लीडिक सेल्स जो आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लीडिक सेल को बना रहा है, लीडिक सेल जो है वो एंड्रोजन को बना रहे हैं, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टुलाइज सेल्स को बना रहे हैं और सर्टुलाइज सेल्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इस प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी में बहुत ज्यादा स्पर्म्स बन गए, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्पर्म्स बन गए तो यहाँ पे आपको याद होगा सर्टुलाइज सेल्स का एक फंक्शन एक और है कि ये इनहिबिन बनाता है। क्या बनाता है? इनहिबिन। और इनहिबिन जो है वो एफएसएच को नेगेटिव कंट्रोल देता है, यानी कि एफएसएच को रोकता है कि बस करो और स्पर्म्स का फॉर्मेशन मत करो, ठीक है। उसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बहुत ज्यादा बन गया है, ठीक है, अब उसको रोकना है, उस टेस्टोस्टेरोन को रोकना है, तो यहाँ भी हम नेगेटिव फीडबैक देंगे। तो टेस्टोस्टेरोन दो लोगों को नेगेटिव फीडबैक देता है, एक तो जो उसको बना रहा है दैट इज द लीडिंग हार्मोन, ठीक है, उसको वो नेगेटिव फीडबैक देता है, और उसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन है वो सीधे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी नेगेटिव फीडबैक देता है कि रोक दो ये सारी चीजें, न तो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस की जरूरत है और न तो हमें इस समय टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों ही चीजें बॉडी में काफी अमाउंट में है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल एंड ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे oogenesis। थैंक यू।